Hello everyone. In today's lecture, we'll discuss about the chapter Cell the Unit of Life for class 11th. Although you might have already studied this chapter in class 9th, but now it is a detailed view of the chapter that we'll go through. So the first question that arises in our mind ki what makes an organism living? What is that thing that makes an organism living? So the presence of basic unit of life makes an organism living. If a cell is there inside that organism, that is considered living. Now some are composed of single cell. कुछ organism single cell के बने होते हैं तो हम उन्हें unicellular बोलते हैं. And unicellular के examples हैं bacteria, blue green algae, protozoans. When I say protozoans तो protozoans में आते हैं amoeba, paramecium, euglena. एंड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, बट उसमें भी कुछ यूनिसेलुलर मेंबर्स हैं विच कैन बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड यू हैव टू रिमेंबर देम. यूनिसेलुलर एल्गी दैट इज क्लेमाइडोमोनास एंड यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज यीस्ट. एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर है दैट इज यीस्ट एंड यूनिसेलुलर एल्गी इज ऑल्सो देयर दैट इज क्लेमाइडोमोनास. नाउ कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, सो वी कॉल देम मल्टी सेलुलर. We human beings, we are multicellular. Animals, plants, fungi, ये तीनों kingdom एंड इवन प्रोटिस्टा, ये चारों किंगडम्स मल्टी सेलुलर होते हैं. सिर्फ एक ही किंगडम यूनिसेलुलर होता है, दैट इज मोनेरा. एंड जो एक्सेप्शंस थे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एग्जांपल्स. नाउ व्हाई डू वी से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई डू वी से सो? We say it because anything less than a complete structure of cell will not ensure independent living. अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर सेल से छोटा कोई स्ट्रक्चर होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं करेगा, वो इंश्योर नहीं कर पाएगा एक इंडिपेंडेंट लिविंग स्ट्रक्चर की तरह. इट विल नॉट एग्जिस्ट. दैट इज वाई इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड इफ यू सी द फ्लो चार्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे जब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, देन दे form tissue and group of tissue form organs, group of organs form organ system, and finally group of organ system forms an organism. This is how our body is made. This is how other organism body is made. कि जब सेल एक बेसिक यूनिट होता है जिससे धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. And since in this chapter we'll study the details of cell, so study of cell is known as cytology. So in this chapter we'll study about cytology and study of tissues. अगर हम tissues के बारे में पढ़ते हैं, so that study of tissues is histology. Now some prominent discoveries of cytology that have to be learned anyhow. First cell that was discovered was a dead cork cell and it was discovered by Robert Hooke. देन पहला जो लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था. इफ यू गेट कंफ्यूज्ड विद इन किसने डेड सेल डिस्कवर किया था और किसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था, द बेस्ट थिंग इज एल फॉर लिविंग एंड एल फॉर ल्यूवेनहॉक. सो लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था और डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. नाउ न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन. सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, बट नोबडी वाज एबल टू गो बियॉन्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर और सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स विजिबल नहीं हो पा रहे थे. सो अ रेवोल्यूशनरी चेंज वाज ऑब्जर्व्ड इन साइटोलॉजी. इन द वर्ल्ड ऑफ साइटोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया नॉल एंड रस्का ने. देन फाइनली पीपल स्टार्टेड टू सी इनसाइड द सेल. उन्हें सेल के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स दिखाई देने लगे. Now, moving ahead, we'll talk about the cell theory. Cell theory, again, we had studied about it in class 9. It was given by Schleiden and Schwann. Schleiden and Schwann ने साथ में collaborate किया and they gave the cell theory. They proposed the cell theory. So Schleiden and Schwann gave the cell theory in 1839. Schleiden was a German botanist. If you remember कि जब हम data use करते हैं अपने मोबाइल पर तो वो GBs के terms में हमें show करता है usage. तो please do remember GB because competitive exams में sometimes it is asked कि सेल थ्योरी देने वाले श्लीदेन एंड शॉन में बॉटनिस्ट कौन था एंड जूलॉजिस्ट कौन था. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर श्लीदेन इज जीबी, जर्मन बॉटनिस्ट, एंड शॉन इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट.
Then there was a theory given, and उनकी theory के according all living organisms are composed of cell and cell products. This was cell theory कि जितने भी living organisms हैं वो या तो cell के बने हैं या cell products के बने हैं. But there was a person who came forward, Rudolf Virchow, and he said कि cell theory में drawback है. सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि नए सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं. इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. सो दिस वाज द ड्रॉबैक. नाउ इफ ही हैड पॉइंटेड आउट द ड्रॉबैक, तो उसका सोल्यूशन भी उन्हीं को प्रोवाइड करना था. सो दिस रुडोल्फ वर्को मॉडिफाइड एंड गिव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी बाय सेइंग ओमिनिस सेलुला ई सेलुला. अगर उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया था कि नए सेल्स कैसे बन रहे हैं, तो आंसर भी उन्हीं को प्रोवाइड करना था, क्योंकि उन्होंने पॉइंट आउट किया था सेल थ्योरी को. सो फाइनली ही टोल्ड कि नए सेल्स कैसे बन रहे हैं. एंड सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड हो गया, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिविजन. जितने भी सेल्स बन रहे हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू बन रहे हैं. किस प्रोसेस से? सेल डिविजन. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सेल डिविजन कर रहे हैं और नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. So this was what he said. Rudolf Virchow stated, Hominis cellula e cellula. All cells arise from pre-existing cells as a result of cell division. Now, the name of typical plant cell, typical animal cells are generally asked. जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम हमेशा ऑब्जर्वेशन के लिए एक टिपिकल सेल लेते हैं. टिपिकल इन द सेंस जो अपने आप में कंप्लीट हो, एग्जेम्पलरी हो. सो जब भी हमें प्लांट सेल ऑब्जर्व करना होगा तो हम टिपिकल प्लांट सेल के फॉर्म में अनियन पील को ऑब्जर्व करेंगे. एंड जब भी हमें एनिमल सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स या फिनोमिनन्स ऑब्जर्व करने होंगे तो हम ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज वाई टिपिकल प्लांट सेल इज अनियन पील एंड टिपिकल एनिमल सेल is human cheek cell. Now through this diagram I've tried to show you the correlation between nucleus, chromosome, DNA and gene. We all often get confused कि ये सारे एक ही है या ये सारे एक दूसरे से कैसे correlated है. So a very simple thing is कि ये जो nucleus है, आपने सेल के अंदर एक dense structure देखा होगा, that is nucleus. Now nucleus के अंदर there is chromosomes. Nucleus के अंदर there are chromosomes. एंड क्रोमोसोम के अंदर देयर इज द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. एंड डीएनए का कोई भी फंक्शनल सेगमेंट, दैट इज जीन. So this is how they are correlated. Inside the nucleus is chromosome, inside the chromosome is DNA, and DNA का जो functional segment है, that is gene. Next is the difference between prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस. सो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, यूकैरियोटिक सेल एडवांस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. लेट्स सी हाउ. प्रोकैरियोटिक सेल, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, देन नो डाउट कि हम बैक्टीरिया को अज्यूम कर सकते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा तो कैसा होगा? अनडिफाइंड होगा. अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं और हम उसकी बाउंड्री नहीं कराते हैं तो हमें नहीं पता होगा कि कितना एरिया हमारा है. अनडिफाइंड एरिया होगा वो. उसी तरह से अगर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा. और इस अनडिफाइंड न्यूक्लियस को जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, उस अनडिफाइंड न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं. क्योंकि उस न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. और इस अनडिफाइंड न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड बोलते हैं. वेयरएज यूकैरियोटिक सेल में पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं. वी कॉल इट ट्रू न्यूक्लियस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इफ द सेल इज नॉट एबल टू अफोर्ड अ मेम्ब्रेन फॉर न्यूक्लियस, अगर ये सेल अपने न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, तो क्या बाकी ऑर्गेनल्स को प्रोवाइड कर पा रहा होगा? नहीं कर पा रहा होगा. सो द फर्स्ट इज कोरिलेटेड विद द सेकंड. इफ द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे. अगर न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑर्गेनल्स में भी मेम्ब्रेन नहीं होगी. एंड हियर इज द सेम केस कि अगर न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स जो इसमें प्रेजेंट है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, उनमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. Now the other point is they have 70S type of ribosome. Now ribosome क्या ये जो S होता है, this is all about this S. S is Swedberg's unit और ये sedimentation coefficient के लिए होता है.
सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है डेंसिटी और साइज की. सो नाउ ऑलरेडी नोन कि प्रोकैरियोटिक लेस एडवांस्ड होगा और यूकैरियोटिक मोर एडवांस होगा. तो जो उनके राइबोसोम्स हैं वो उनकी डेंसिटी कम होगी, उनका साइज छोटा होगा. दे माइट बी हैविंग लेस डेंसिटी, दे माइट बी हैविंग स्मॉल साइज. So 70s wala is having less density and smaller size, whereas 80s type is having more density and is having a bigger size. So अगर हम 70s और 80s में compare करें, so 70s ribosomes are present in prokaryotes and 80s ribosomes are present in eukaryotes. Now coming to the other differentiation point, flagella. Flagella has 9+0 fibrillous structure. जब आप फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे देन यू विल सी कि उसके अराउंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है. 9 सेट ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और 2 सिंगल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. बट वो यूकैरियोट्स के केस में होता है, उसी को हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं. वेयर एज बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के केस में फ्लैजिला 9+0 अरेंजमेंट शो करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का इनसाइड द फ्लैजिला. मतलब जो 9 बाहर वाले पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो तो प्रेजेंट होंगे बट सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होंगे. सो बैक्टीरिया डज नॉट शो 9+2 अरेंजमेंट, वो 9+0 अरेंजमेंट शो करता है. वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें फ्लैजिला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 9+2 अरेंजमेंट शो करते हैं. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू डीएनए. जो प्रोकैरियोट्स है उनका डीएनए सर्कुलर होता है एंड इट इज नेकेड. व्हेन वी से द डीएनए इज नेकेड इट मींस कि डीएनए के अराउंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी पैकिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ प्रोकैरियोट के डीएनए में वो हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है. तो जिस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, जिस डीएनए के आसपास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, तो उस डीएनए को हम नेकेड डीएनए बोलते हैं. डीएनए सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स का एंड इट इज नेकेड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स. वेयर एज जो हमारा यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है. अगर आप डबल हेलिकल मॉडल देखोगे तो इट्स लाइक अ लाइन. तो डीएनए लीनियर है और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है. Now we are talking about so much of differences between prokaryotes and eukaryotes, but अब यहाँ पे कुछ exception हमारे सामने आते हैं. हमने ये पढ़ा कि जितने membrane bound organelles हैं वो eukaryotes में present होंगे, prokaryote में absent हो जाएंगे. But ribosome एक एक्सेप्शन की तरह हमारे सामने आता है बिकॉज राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल्स में प्रेजेंट है. वेराज उसको सिर्फ प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होना चाहिए, यूकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. बट राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है. एंड राइबोसोम इज फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म. ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ये कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस इज द नोट पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन कि कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है. वेयर एज एनिमल सेल के केस में 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज राइबोसोम एंड द अदर वन इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिविजन. सो दिस इज अनदर पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल में 2 नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इफ इट इज अ एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल है तो 2 हैं, अदरवाइज स्पेसिफिकली हम मेंशन नहीं करते. तो राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. एंड अगर हम स्पेसिफिकली एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है एंड वन इज राइबोसोम, द अदर वन इज सेंट्रियोल. नाउ जो सेल है दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन द शेप्स एंड साइजेस. सेल अपने शेप और साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं. नाउ वी हैव learned about the largest cell, that is egg of ostrich. Then we have longest cell, nerve cell, neuron, longest cell है हमारी body का. And smallest cell is mycoplasma. Mycoplasma को we call it PPLO also, pleural pneumonia like organism, and ये smallest existing cell है. And mycoplasma is 0.3 micrometer in size. So the size is important, that mycoplasma is the smallest cell. It is also known as PPLO, pleuropneumonia like organism. इसके पास cell wall present नहीं होती है. It is an organism which can survive without oxygen. Now bacteria भी small organism की category में आता है and इसका जो size है that varies from 3 to 5 micrometer. Human RBC, the size is 7 micrometer.
सेल अपनी शेप और साइज में बहुत वेरिएशन शो करते हैं, दे शो ग्रेट वेरिएशन, एंड उनका जो शेप होता है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वैरी करता है. इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल. नाउ इफ यू सी द शेप ऑफ आरबीसी, अगर हम आरबीसी का शेप देखें, सो इट इज राउंड एंड बाइकॉन्केव. WBC is amoeboid. Amoeboid means irregular shape. Columnar epithelium, if you can recall, columnar epithelium वो elongated cells थे जिनका nucleus base पे present था. So they are long and narrow. Nerve cell neuron branched और long होता है. Trachea जो कि xylem का part है, so trachea elongated है. Mesophyll cells present in leaves are round and oval in shape. So this was the variation in shape and sizes of cell. Now we'll talk about the structure of a typical prokaryotic cell. एक typical prokaryotic cell के shape में के structure के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Structure of prokaryotic cell. जब भी हम prokaryotic cell का structure discuss करते हैं, हम हमेशा यूबैक्टीरिया के structure को represent करते हैं. Now, structure of prokaryotic cell. Whenever we discuss about the structure of prokaryotic cell, we talk about bacteria structure. Why? प्रोकैरियोटिक्स की प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आर्कीबैक्टीरिया भी आता है, यूबैक्टीरिया भी आता है और माइकोप्लाज्मा भी आता है. बट हम माइकोप्लाज्मा को इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही एब्सेंट होती है. इट इज नॉट हैविंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर. आर्कीबैक्टीरिया को इसलिए कंसिडर नहीं करते बिकॉज इट इज हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल कॉम्पोजिशन जो उसे एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. सो जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जो टिपिकल हो. सो दैट इज वाई वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ bacteria while explaining the structure of a prokaryotic cell, क्योंकि ये अपने आप में complete structure है. Now when you look at the diagram you can see कि बैक्टीरिया की बॉडी में आउटर साइड पर 3 लेयर्स प्रेजेंट है और ये 3 लेयर मिलकर एक सेल एनवेलप फॉर्म कर रही हैं. सेल एनवेलप इज अ प्रोटेक्टिव यूनिट. Now what are the 3 layers? One outermost is glycocalyx. The glycocalyx is the outermost layer. Then inside there is cell wall and the innermost layer is cell membrane. ये तीनों layers glycocalyx, cell wall and cell membrane एक साथ cell envelope form करती हैं which is a protective layer outside the bacterial cell. Now let's see and discuss about glycocalyx. Glycocalyx is the layer which differs in composition and thickness. Glycocalyx की लेयर अपने composition और thickness में वेरी करती है, डिफर करती है. कुछ बैक्टीरिया के केस में the glycocalyx layer is thick and tough. वो thick और tough होती है and it is made up of both polysaccharide and polypeptide. When glycocalyx layer is thick and tough and it is made up of both polysaccharide and polypeptide, तब हम उस glycocalyx की लेयर को कैप्सूल बोलते हैं. Whereas जब ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थिन और लूज कंडीशन में प्रेजेंट होती है, whereas it is made only of polysaccharide और वो सिर्फ पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, तब हम उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं. सो कॉम्पोजिशन और थिकनेस के बेसिस पे ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अलग अलग हो जाती है. जब थिक और टफ होती है और पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों की बनी होती है देन वी कॉल इट कैप्सूल. जब वो थिन और लूज कंडीशन में प्रेजेंट होती है और सिर्फ पॉलीसैकेराइड की बनी होती है देन वी कॉल इट स्लाइम लेयर. सो नाउ जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो पैथोजेनिक होते हैं. सो दिस कैप्सूल इज अ फीचर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. दिस प्लीज डू रिमेंबर हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. पैथोजेनिक मींस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो डिजीज कॉजिंग या पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. तो ये तो ग्लाइकोकैलिक्स के बेस पे हमने 2 तरह के बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा. नाउ विल टॉक अबाउट सेल वॉल. सेल वॉल वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस प्रीवियस क्लासेस की जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो म्यूरामिक एसिड की बनी होती है. म्यूरामिक एसिड हैज अदर नेम्स आल्सो, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन. So bacteria cell wall is made up of muramic acid which is known as peptidoglycan which is also known as murine. And ये muramic acid बना होता है नाग नाम डैप का. नाग नाम डैप N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid and diaminopimelic acid. ये सब मिलके बनाते हैं muramic acid. Now bacteria is divided into 2 groups. Cell wall composition के बेस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. नाउ एक्चुअली ग्राम एक फिजिसिस्ट थे
Hence Christian Graham was a physicist. Now उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और इस स्टेनिंग प्रोसीजर में एक्चुअली जो मेन रोल प्ले कर रही थी वो थी सेल वॉल कॉम्पोजिशन. जो स्टेनिंग प्रोसीजर में रिजल्ट्स में डिफरेंस आ रहा था वो सेल वॉल कॉम्पोजिशन की वजह से आ रहा था. सो सेल वॉल कॉम्पोजिशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग. I'm repeating what happened. A physicist, hence Christian Graham, divided bacteria into two categories, into two groups based on a staining procedure. और ये staining procedure का जो basis था वो था cell wall composition. सब कुछ cell wall composition पे ही dependent था. So now let's talk about this Graham staining procedure. Now according to this Graham staining procedure, the bacteria that retains the gram stain, जो gram stain को retain कर ले जाता है. Now in NCERT it is given कि जो बैक्टीरिया gram stain take up कर लेते हैं वो gram positive है, और जो gram stain take up नहीं करते वो gram negative है. So that is a wrong definition. एक्चुअली इनिशियली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया स्टेन ले लेते हैं इनिशियल कंडीशन में, बट लास्ट तक उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं. जो बैक्टीरिया लास्ट तक उस स्टेन को रिटेन कर लेता है तो उसे हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, एंड द बैक्टीरिया विच इज नॉट एबल टू रिटेन दैट स्टेन टिल लास्ट उसे हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं. Now let us understand what happened in gram staining. Gram staining procedure actually क्या है? Let's try and understand. This physicist Graham took some bacteria and उस बैक्टीरिया को उसने CVI complex से treat किया. CVI is crystal violet iodide complex. Now crystal violet iodide complex से treat करने के बाद सारे बैक्टीरिया violet color के हो गए. After that he washed it with acetone और ethyl alcohol. उसने acetone या ethyl alcohol से उन बैक्टीरिया को वॉश कर दिया. Then what happened that few bacteria showed decolorization. उनमें से कुछ बैक्टीरिया decolorize हो गए, whereas कुछ बैक्टीरिया अभी भी violet color को retain कर रहे थे. Then finally उन्होंने अब saffronin यूज किया और उससे काउंटर स्टेनिंग करी. काउंटर स्टेनिंग इन द सेंस एक बार स्टेनिंग हो चुकी थी, दोबारा स्टेन कर रहे हैं, so he used saffronin to counter stain. उन्होंने saffronin से काउंटर स्टेन किया. So जो डिकलराइज हो गए थे वो रेड कलर शो करने लगे, एंड द वंस विच वर शोइंग वायलेट कलर वो अभी भी वायलेट कलर शो कर रहे थे. सो ऑन दिस बेसिस ही स्टेटेड कि जो बैक्टीरिया लास्ट तक अपने वायलेट वाले स्टेन को रिटेन कर रहा है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेयर एज दोज विच डू नॉट रिटेन और जो अपना कलर चेंज करते रहे, दे कम इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब इस सारे प्रोसीजर में लॉजिक थी सेल वॉल कॉम्पोजिशन. एक्चुअली ये सारे जो डिफरेंस आ रहा था रिजल्ट में कि एक रिटेन कर जा रहा था और दूसरा रिटेन नहीं कर पा रहा है लास्ट तक, वो जो पूरी मिस्ट्री थी वो सेल वॉल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड थी. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. उनकी सेल वॉल खूब सारी लेयर्स की बनी होती है. पेप्टिडोग्लाइकन की तो होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में खूब सारी लेयर प्रेजेंट थी पेप्टिडोग्लाइकन की, एंड जो ग्राम नेगेटिव थी उसमें सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट थी. अब जब खूब सारी लेयर प्रेजेंट थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, सो देयर नीड टू बी समथिंग जो उसको बाइंड करके रखे, अदरवाइज वो लूज हो जाएगी. सो बाइंड करने के लिए उसको परपेंडिकुलरली बाइंड करने के लिए टिकोइक एसिड प्रेजेंट था. सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट. नाउ ग्राम नेगेटिव के केस में क्योंकि सिंगल लेयर थी पेप्टिडोग्लाइकन की तो बाइंड करने की जरूरत थी नहीं, तो टिकोइक एसिड एब्सेंट था, वेयरएज यहाँ पे लिपिड की एक लेयर प्रेजेंट थी. ग्राम नेगेटिव में लिपिड की एक लेयर प्रेजेंट थी, और इस लिपिड की वजह से वो डिकलराइज हो जा रहा था, क्योंकि लिपिड अल्कोहल सॉल्युबल होती है और यहाँ वॉशिंग करी गई थी इथाइल अल्कोहल से. सो अल्कोहल सॉल्युबल होने की वजह से वो डिकलराइज हो जा रही थी, एंड ये जो लिपिड कंटेंट है, ये लिपिड कंटेंट बैक्टीरिया को पैथोजेनिक भी बनाता है. सो लिपिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रिटेनिंग द कलर एंड फॉर डीकलराइजेशन, एंड लिपिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पैथोजेनिसिटी. सो जैसे हमने पढ़ा था कि कैप्सूल वाले बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, वैसे नाउ वी आर स्टडीइंग कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, और उनके पैथोजेनिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस लिपिड लेयर which is present in them. So actually ये सारा जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में रिजल्ट
रिजल्ट आया वो इस वजह से आया क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें लिपिड प्रेजेंट है एंड लिपिड इज अल्कोहल सॉल्युबल, हेंस इट वाज गेटिंग डीकलराइज, इस वजह से वो डीकलराइज हो जा रही थी। वेयर एज जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें कोई लिपिड की लेयर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई डीकलराइजेशन वाज नॉट हैपनिंग एंड इसी वजह से हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पैथोजेनिक कंसिडर करते हैं क्योंकि उसमें लिपिड की लेयर प्रेजेंट है और ये लिपिड उसे पैथोजेनिक बना रहा है। So I hope the gram staining procedure is clear to all of you. In NCERT, the name is mentioned, but they haven't explained the whole procedure. And in order to understand the whole thing, the procedure is very important. So please go through it. And then coming to the innermost layer, that is cell membrane. So cell membrane में ऐसा कुछ नहीं है discuss करने के लिए. We'll discuss about the detailed structure in the next few minutes. Now, the important point to note is कि हम जितने भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी में फीवर होता है या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, सो वी ऑल टेक एंटीबायोटिक एंड जितनी भी एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे वर्क करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट ऑल द एंटीबायोटिक्स वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। इवन वो एंजाइम जो हमारी बॉडी में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोजाइम, जो हमारे स्वेट सलाइवा और टीयर में प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, that is lysozyme, it also works by dissolving the cell wall. So this is very important कि cell wall किस तरह से बैक्टीरिया के लिए एक important role play करती है and किस तरह से सारी एंटीबायोटिक्स और हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करती हैं। So this might be very important. Now another important point, that is mesosomes. Mesosomes कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल के। मीजोसोम वो सारे फंक्शन जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। सो अगर यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है एंड प्रोकैरियोटिक के केस में ये एब्सेंट होगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होगा। बट all the functions have to go on normally. प्रोकैरियोट को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो someone might be present, something might be present to perform the function, not so efficiently, but कोई ना कोई तो present होगा माइटोकॉन्ड्रिया की जगह, and this is what is present in place of mitochondria, that is mesosomes. Mesosomes are analogous to mitochondria and mesosome का formation कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन इनर फोल्डिंग फॉर्म करती है, इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, and that forms mesosome. So mesosomes are formed by infolding of cell membrane. Mesosomes are analogous to mitochondria. उसमें वो सारी enzymes present होती हैं जो mitochondria में present होती हैं and they produce energy in a prokaryotic cell. Now as we've already discussed, 70S type का राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, less density, less size. S stands for Swedberg unit. Swedberg unit denote करता है sedimentation coefficient को and it is an indirect measurement of density and size. ये actually density और size को measure करने के लिए होता है। प्रोकैरियोट सेल में जो DNA होता है वो सिंगल और सर्कुलर DNA होता है and it is naked, present without histone proteins. इसमें histone proteins present नहीं होते हैं। So DNA बेसिकली जहाँ प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस डेफिनेट होता नहीं है, इसलिए DNA किस रीजन में प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड में। DNA नेकेड है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट नहीं है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांटेड टू टेल यू अबाउट वन स्ट्रक्चर दैट इज प्लाज्मिड। If you look at the diagram, you will be able to see कि ये जीनोमिक DNA है, ये मेन DNA है जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। So this is the main genomic DNA. Apart from this main genomic DNA, there is extra chromosomal, extra nuclear material or DNA present that is known as plasmid. बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की बॉडी में जीनोमिक डीएनए के अलावा, जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा, न्यूक्लियस के बाहर, क्रोमोसोम के बाहर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है विच वी कॉल प्लाज्मिड, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। And that is very important. It may be asked as a one word answer that extra chromosomal DNA, extra nuclear DNA, so that is plasmid. Extra means outside, chromosomal means chromosome, so outside the chromosome. Extra
nuclear, extra means outside, nuclear means nucleus, so outside the nucleus. So extra chromosomal DNA, extra nuclear DNA, that is plasmid. And ये plasmid कुछ important properties देता है बैक्टीरिया की बॉडी में, that is resistance to antibiotics. One of the important property that it imparts to bacteria, that is resistance to antibiotics. जो antibiotics हम उनके against use करते हैं उससे उन्हें resistance provide करता है, and fertility में important role play करता है, and it is also helpful in nitrogen fixation. These are some of the important characters जो ये plasmid bacteria की body में impart करता है. Now, surface structures present in bacteria. Bacteria की body surface पे कुछ structures present होते हैं. One is fimbriae, then we have pili, and the other one is flagella. Now, if we look at this structure, we will be able to see कि कुछ thread-like structures हमें bacteria के surface पे दिखाई दे रहे हैं. Some are short thread-like structures, और ये short thread-like structures जो surface से project out कर रहे हैं, we call it fimbriae. Now, fimbriae is helpful in attachment of bacteria to the host body. बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी को इन्फेक्ट तभी करेगा जब पहले वो होस्ट की बॉडी से अटैच होगा. सो होस्ट की बॉडी से अटैच होने में उसे कौन हेल्प करता है? दैट इज एक्चुअली fimbriae, which is helpful in the attachment of bacteria to the host body. Now you can also see some long thread-like structures, long thread-like surface structures present on bacteria, that is pili. Now this pili is made up of pillin protein. ये pili pillin protein का बना होता है, and pillin protein and this pili helps in a type of sexual reproduction in bacteria. Actually ये दो बैक्टीरिया के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टैब्लिश कर देता है जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने लगता है. तो इसे हम sort of sexual reproduction या type of sexual reproduction बोल देते हैं. So this pili helps in a type of sexual reproduction in bacteria, और उस तरह के sexual reproduction को हम conjugation बोलते हैं. We call it conjugation. So please do remember fimbriae, short thread-like structures present on the surface of bacteria which helps in attachment of bacteria to the host body. ये bacteria की body को host की body से attach करने में help करता है. Then you have long thread-like structures, these pili made up of pillin protein. ये sexual reproduction में help करते हैं. दो bacteria के बीच में cytoplasmic कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं जिसके थ्रू उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड उस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं. नाउ अगेन यू माइट बी एबल टू सी दिस फ्लैजेला. फ्लैजेला एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम इजिली देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में. नाउ फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन. फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, एज वेल एज कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करता है, केमिकल स्टिमुलस रिसीव करने में भी हेल्प करता है. नाउ फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फ्लैजेला एक्चुअली 3 पार्ट्स का बना हुआ है. वन इज बेसल बॉडी जो अंदर एम्बेडेड होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, एंड देन देयर इज अ हुक, एक जॉइंट की तरह काम करता है हुक, एंड देन द लार्जेस्ट एंड द पोर्शन विच एक्सटेंड्स आउटसाइड, वो पोर्शन जो सबसे लार्जेस्ट है और जो बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, that is the filament. So please do remember that flagella is the organ which helps in locomotion. It also helps in chemotaxis, एक sensory organ की तरह भी function करता है. Flagella 3 parts का बना होता है. One is the basal body, the middle one is hook, and the largest one which extends outside is the filament. So these were the surface structures that were present in bacterial body. Now we'll discuss about flagella. कि फ्लैजेला किस तरह का अरेंजमेंट शो करता है. जब हम फ्लैजेला का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+0 अरेंजमेंट शो करते हैं, मतलब 9 सेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स तो प्रेजेंट होंगे बट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होंगे. प्रोकैरियोट्स की बॉडी में कुछ और यूनिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इंक्लूजन्स. इंक्लूजन्स का मतलब प्रोकैरियोट अपने रिजर्व फूड को इस इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, इंक्लूजन बॉडीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं. एंड ये इंक्लूजन बॉडीज में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है क्योंकि प्रोकैरियोट में सारे ही सेल ऑर्गेनल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एंड इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स में ये जो इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं उनके एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स and cyanophycean granules. Now there is some important point that is important to mention कि blue-green algae यानी कि cyanobacteria और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनकी बॉडी में एक और स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज गैस वैक्यूल.
Now what is gas vacuole? गैस वैक्यूल बायंसी प्रोवाइड करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को टू फ्लोट एज एट अ डिजायर्ड डेप्थ इन वाटर। क्योंकि ये सारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उनको फ्लोट करने की एट अ डिजायर्ड डेप्थ, अपने हिसाब से किसी एक डिजायर्ड डेप्थ पे फ्लोट करने के लिए बायंसी प्रोवाइड करता है these gas vacuoles. So the gas vacuoles are very important. Where are they found? They're found in blue green algae, that is cyanobacteria, and purple green photosynthetic bacteria. Now जिस तरह से बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग फॉर्म करके मीजोजोम बना देती है, उसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में एक और सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जिसे हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और इन क्रोमैटोफोर्स में ही सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे नॉर्मली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस क्रोमैटोफोर्स में होते हैं। दिस हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वंस कि ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। नॉर्मली तो ओके नाउ जिस तरह से मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं उसी तरह क्रोमैटोफोर्स भी सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं। ये भी सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से ही बनते हैं। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि जिस तरह से प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमैटोफोर्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। नाउ कमिंग टू यूकैरियोटिक सेल, दैट वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं तो उनका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है, बट वो काफ़ी सिचुएशंस में डिफर भी करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो ही आउटर बाउंड्री की तरह फंक्शन करती है, वेराज एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री की तरह फंक्शन करती है। देन प्लांट सेल में इफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड अ प्लांट सेल बिफोर, तो उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वेराज एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होते हैं या दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। एंड प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर लाइक क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस वगैरह प्लांट्स में होती है तो प्लास्टिड्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, वेराज एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। हमारी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हमारी बॉडी में प्लास्टिड्स नहीं होते। देन प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल इज दैट स्ट्रक्चर जो सेल डिविजन में हेल्प करता है, एंड एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट इज कि एनिमल सेल के अंदर स्पेशली दो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज राइबोसोम, द अदर वन इज सेंट्रियोल जो सेल डिविजन में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू सेल मेम्ब्रेन एंड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सो जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव टू नो द बेसिक थिंग्स कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। व्हेन वी से सेमी परमिएबल उसका मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, उसी का मतलब डिफरेंशियली परमिएबल होता है। मतलब जब कोई इसके थ्रू पास होना चाहता है सब्सटेंस, सो इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। ये सल्यूट को पास होने नहीं देगी, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाए। सो दैट इज व्हाई दे आर सेमी परमिएबल। नाउ ये जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है दैट इज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब वी आर टॉकिंग अबाउट लिपिड्स, तो वी शुड नो कि लिपिड्स भी कौन से टाइप के, लिपिड्स मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स। और ये लिपिड्स किस तरह से अरेंज्ड है, लिपिड्स की एक बायलेयर है, मतलब लिपिड्स दो लेयर्स में अरेंज्ड है। लिपिड्स की कैटेगरी क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। एंड लिपिड कंपोनेंट बेसिकली अगर हम फॉस्फोलिपिड्स को भी और स्पेसिफाई करें सो दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड्स के फॉर्म में लिपिड प्रेजेंट होता है। नाउ लिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि लिपिड का हेड है एंड टेल है। एंड लिपिड का जो हेड है दैट हैव पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। Lipid head is polar and hydrophilic. Polar and hydrophilic, hydrophilic तो you understood कि hydrophilic का मतलब water loving. वाटर लविंग है तो बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज वाटर हीटिंग होते तो वो हाइड्रोफोबिक होते तो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते। सो द लिपिड हेड्स आर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। पोलर का मतलब जब किसी चीज के दो एंड्स
अलग अलग तरह के होते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उसे पोलैरिटी बोलते हैं। सो लिपिड का हेड पोलर इसलिए है क्योंकि जब हम लिपिड हेड को देखते हैं तो उसके एक एंड पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, दूसरे एंड पर नहीं प्रेजेंट होता। इस तरह से वो पोलर हो जाता है। जब किसी चीज की दो एंड्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो हम बोलते हैं कि उसके पास पोलैरिटी है। तो लिपिड हेड्स आर पोलर क्योंकि उनके एक एंड पर फॉस्फेट ग्रुप है, दूसरे एंड पर नहीं है, इसलिए वो पोलर है। और वो वाटर लविंग नेचर के हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर हाइड्रोफिलिक। So this question has been asked in CBSE that lipids in many competitive exams कि lipid के head का nature कैसा होता है। They are polar and hydrophilic and they are towards outside, whereas जो lipid की tail होती है वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर मतलब इसमें दोनों तरफ फैटी एसिड प्रेजेंट है, दोनों एंड्स एक जैसे हैं। जब दोनों एंड्स एक जैसे हैं तो वो नॉन पोलर हो जाती है। जब किसी चीज के दोनों एंड्स एक जैसे हैं तो हम बोलते हैं कि वो नॉन पोलर है। अब क्योंकि लिपिड की टेल में दोनों तरफ फैटी एसिड प्रेजेंट है तो हम दोनों एंड्स को आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते, तो वो नॉन पोलर हो गई। एंड इट इज हाइड्रोफोबिक, इट इज नॉट वाटर लविंग, इट इज हैविंग फोबिया फॉर वाटर। सो जो लिपिड की टेल है वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक है एंड इट इज टुवर्ड्स इनसाइड। सो लिपिड बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। लिपिड कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स, एंड वो दो लेयर्स में अरेंज्ड हैं। दे आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर। लिपिड का कंपोनेंट फॉस्फोग्लिसराइड है। लिपिड का जो हेड है वो पोलर और हाइड्रोफिलिक है एंड आउटसाइड है, एंड लिपिड की जो टेल है दैट इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक एंड इट इज टुवर्ड्स इनसाइड। This was all we had to talk about lipid. Now coming towards protein. Depending upon the ease of extraction, कि हम कितनी easily उसको extract कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके basis पे हमने proteins को जो cell membrane में protein present है उसे दो categories में divide किया है. One is integral और intrinsic protein जो partially या totally buried है membrane के अंदर, and the second one is extrinsic or peripheral protein. When we say extrinsic or peripheral, so it means that protein is lying on the surface or at the outside, वो बाहर की तरफ present है. So depending upon the ease of extraction, we have categorized protein into two types. One is integral or intrinsic protein जो partially या totally buried होती है membrane के अंदर, and the other one is extrinsic or peripheral protein which lies on the surface जो बाहर की तरफ present होती है. फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, दैट इज लिपिड ना तो लिक्विड फॉर्म में होती है ना सॉलिड फॉर्म में होती है, दैट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस, तो हम उसे सेमी फ्लूइड नेचर बोलते हैं. सो ये जो जेल लाइक नेचर होता है लिपिड का, इट हेल्प्स इन द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट में हेल्प करता है, बायलेयर के थ्रू जो प्रोटीन का मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है. एंड मेम्ब्रेन की ये जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, उसे हम मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं. वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के टर्म्स में हम मेजर करते हैं कि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा प्रोटीन का विद इन दिस मेम्ब्रेन, सो दिस is termed as this is measured in terms of fluidity of the membrane, कि उतना ज़्यादा membrane की fluidity है, और इसके लिए responsible है semi fluid या quasi fluid nature of lipid. Now when you look at the structure, you'll be able to understand what I was talking about. So आपको जब ये structure दिखाई दे रहा है, so you can just see कि ये दो चीज़ों से बना है. एक तो ये दो लेयर दिखाई दे रही है, this is one lipid layer and this is another lipid layer. एंड ये सारे जो आपको पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं. जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन है, और जो अंदर एम्बेडेड है वो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन है. एंड ये लिपिड की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है. लिपिड का हेड जो पोलर और हाइड्रोफिलिक होता है, लिपिड की टेल इनसाइड है जो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होती है. This was what I was trying to explain. Now, chemical studies on cell membrane of human RBC, जब human RBC के cell membrane के ऊपर studies करी गई तब जाके ये fluid mosaic model मिला. And according to this we were able to state कि RBC की जो membrane है, human RBC की जो cell membrane है, that contains 52% protein and 40% lipid. So this figure is very important कि human RBC की जो membrane होती है basically उसमें कितना protein and कितना lipid present होता है, that is 52% protein and 40% lipid.
एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है क्योंकि ये सेमी परमेबल नेचर की होती है, whereas जो सेल वॉल होती है वो तो रिजिड होती है, डज नॉट अलाउ एनी ट्रांसपोर्ट। नाउ देयर आर थ्री वेज बाय विच अ मॉलिक्यूल कैन एंटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन तरीके होते हैं जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, जो स्मॉल होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वी कॉल इट न्यूट्रल सॉल्यूट्स। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर के अंदर मूव कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के। और अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर मूव्स इन द सेल मेम्ब्रेन थ्रू ऑस्मोसिस। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं टू एंटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दे आर न्यूट्रल सॉल्यूट्स। वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर के डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर यही चीज हम वाटर के लिए स्पेसिफिकली बोलेंगे सो वी विल से ऑस्मोसिस फॉर वाटर। नाउ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास नहीं कर सकते, उन्हें एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है टू हेल्प इन देयर ट्रांसपोर्ट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेंगे। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उस तरह के मॉलिक्यूल्स लिपिड नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो उनके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती है, जो उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नाउ द थर्ड वन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Few molecules are transported against the concentration gradient. कुछ molecules ऐसे होते हैं जो अपने low concentration से high concentration पे जाते हैं। low concentration से high concentration पे जाने को हम against the concentration gradient बोलते हैं। and ऐसा process carry out करने के लिए energy का expenditure होता है, energy की requirement होती है। so wherever energy is required we call it active transport, क्योंकि वहाँ पे ATP रिक्वायर्ड होगा। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है, वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एंड व्हेन वी से अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। So these are the things that you have to keep in mind while studying about the fluid mosaic model of cell membrane, which molecules are passing through which process, that is important. Now cell wall, that was all about cell membrane. Now we'll talk about cell wall. Cell wall is non-living, cell membrane एक living structure है, cell wall एक non-living rigid structure है जो cell को shape provide करती है, and it also protects it from mechanical damage and infection. ये cell को mechanical damage और infection से भी protect करते हैं। Now when we talk about cell wall, तो the first thing that comes to our mind कि plants में cell wall होती है, but apart from plants there are many other exceptions जिनमें कुछ organisms हैं जिनमें cell wall की presence observe की गई है। So these you have to remember. I have mentioned all of them at one place and this is going to help you a lot. So when we say कि generally हम बात करते हैं plant की cell wall की, so we say it is made up of cellulose. So it's not only cellulose, you have to remember it is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. So the plant cell wall, plant की जो cell wall होती है, that is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. And अभी within few seconds, just few seconds before, we have studied about bacteria की cell wall. So bacteria cell wall is made up of peptidoglycan or muramic acid or murine. Fungi में भी cell wall present होती है and that is made up of chitin and polysaccharide. I repeat, chitin and polysaccharide. Now diatoms, if you remember chapter 2 biological classification, we've talked about diatomaceous earth कि death के बाद वो खूब सारे depositions कर देते हैं and they are non-destructible cell walls क्योंकि उनकी cell wall में silica होता है. The cell walls are embedded with silica. So diatoms की cell wall का composition है silica. Now algae,
Algae, although being a member of plant group, वो plant group का member है, but still इनकी जो cell wall composition है वो plant से थोड़ी सी different है. It is having cellulose, galactin, mannans and calcium carbonate. So again, bacteria, peptidoglycan or muramic acid, fungi, chitin and polysaccharide, diatoms, silica, algae, cellulose, galactin, mannan and calcium carbonate, plants, cellulose, hemicellulose and pectin. Now, cell wall, there are two cell wall that exist. जो यंग प्लांट सेल होता है उसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच ग्रोज एंड इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी होती है और वो ग्रेजुअली डिमिनिश होती जाती है, साइज में कम होती जाती है जैसे जैसे सेल मेच्योर होता जाता है. सो इट डिमिनिशेस इन साइज एज द सेल मेच्योर्स और लेटर बाद में सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो जाती है टुवर्ड्स इनसाइड. सो इफ इन द डायग्राम यू कैन सी द आउटर स्ट्रक्चर इज प्राइमरी सेल वॉल एंड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल एक सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है. The primary cell wall and then inside the primary cell wall there is secondary cell wall and secondary cell wall के अंदर there is cell membrane. So जब plant young होता है the primary cell wall is present, later वो diminish हो जाती है size में and secondary cell wall form हो जाती है अंदर की तरह. Now there is a layer known as middle lamella. ये मिडल लैमेला नेबरिंग सेल्स की सेल वॉल को ज्वाइन करने का काम करती है. वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. This orange colored layer which I have showed in the diagram is middle lamella. दो जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है. दिस इज द लेयर मिडल लैमेला व्हिच जॉइंस और कनेक्ट्स द सेल वॉल ऑफ नेबरिंग सेल्स एंड दिस मिडल लैमेला लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. ये मिडल लैमेला की लेयर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है. एंड हैव यू सीन जब फ्रूट अनराइप होते हैं तो वो बहुत स्टिफ होते हैं, धीरे धीरे जैसे उनकी राइपनिंग हो जाती है वो राइप हो जाते हैं. सो दे आर लिटिल बिट सॉफ्ट, कंपेरेटिवली सॉफ्ट होते हैं पहले के कंपैरिजन में. व्हाट हैपेंस कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं व्हेन दे आर राइप बिकॉज ये जो मिडल लैमेला है ये डिसॉल्व हो जाती है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट के टाइम पे ये मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. सो नाउ अभी तो वी लर्न कि सेल वॉल दो तरह की होती है. प्राइमरी सेल वॉल इनिशियल फेज में बनती है एंड देन लेटर स्टेज पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है एंड देन देयर इज अ लेयर विच कनेक्ट्स the cell wall of the neighboring cell, that is middle lamella, and middle lamella is made up of calcium magnesium pectate. Now there is another structure known as plasmodesmata जो दो neighboring cells के cytoplasm को connect करता है. If the question is the structure which joins the cell wall of two neighboring cells, तो your answer is middle lamella. जो neighboring cells की cell wall को connect करती है वो तो middle lamella है. But here I have shown with black, एक black color bridge की तरह show किया है. So this is plasmodesmata जो neighboring cells के cytoplasm को connect करता है. So plasmodesmata is cell to cell interconnection. ये वो structure है जो neighboring cells के cytoplasm को connect करता है and ये middle lamella और cell wall दोनों को क्रॉस करके नेबरिंग सेल्स में एक एसोसिएशन फॉर्म करता है. सो दिस इज हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट व्हाट स्ट्रक्चर्स डज द प्लाज्मोडेस्माटा ट्रैवर्स थ्रू. ट्रैवर्स मींस मूव अक्रॉस. सो इट मूव्स अक्रॉस द मिडल लैमेला एज वेल एज सेल वॉल. दोनों को मूव करके ये सेल मेम्ब्रेन पे जाके रुक जाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. Now, moving ahead, we'll talk about vacuole. So, whatever things are not required by the cell, means which are not useful for the cell, they are stored in vacuole, and that is why we call it as waste deposit box. हम vacuole को waste deposit box बोलते हैं. It contains water, sap, and excretory products which are not useful for the cell. And vacuole भी एक semi permeable membrane से covered होता है. As we've talked about cell membrane एक semi permeable membrane है. उसी तरह vacuole के ऊपर भी एक semi permeable membrane होती है. And what is the name of that semi permeable membrane? That is stonoplast. And plant cell को जब भी आप observe करेंगे, so you will see a large central vacuole in the plant cell which occupies 90% of the cell volume. वो cell का 90% occupy कर लेती है. Now there are few exceptions in vacuole कि हमने vacuole को हमेशा एक traditional way में देखा है. Now when we start looking at the exceptions, animal cell में जो vacuoles होते हैं उनका specialized function होता है. Like in amoeba में there is a contractile vacuole which is responsible for excretion.
एंड इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट, जो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दिस इज हाउ वी सी कि एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स है दे आर हैविंग अ लिटिल स्पेशलाइज्ड फंक्शन. अमीबा के अंदर कॉन्ट्रोटाइल वैक्यूल प्रेजेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, एंड इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर engulfing food particle. Now the next point is endoplasmic reticulum or ER. Now when I say reticulum, reticulum means a network of tube-like structure. So endoplasmic reticulum is a network of tube-like structures, and endoplasmic reticulum basically are of two types: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum का surface is rough क्योंकि उसकी surface पे ribosome present होते हैं and it helps in protein synthesis. Now smooth endoplasmic reticulum का surface is smooth due to the absence of ribosome and it helps in lipid synthesis. So please do remember that protein synthesis में the one which helps is rough endoplasmic reticulum, और जो lipid की synthesis में help करता है that is smooth endoplasmic reticulum. Now there is another important function of the smooth endoplasmic reticulum, that is detoxification. Like in our body, which organ is responsible for detoxification of all the metabolic waste? हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारा लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है. तो लिवर में अबंडेंस में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो सेलुलर लेवल पे ये डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now in animal cells, lipid-like steroidal hormones भी synthesize करता है smooth endoplasmic reticulum. Now moving ahead, we'll talk about Golgi bodies. Golgi bodies are involved in the following functions: पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय ER. जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है वो इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं हो सकती, सो दैट इज़ वाई इस प्रोटीन की पैकिंग और मॉडिफिकेशन करता है गोल्गी बॉडीज़. ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. नाउ गोल्गी बॉडी के दो फेजेस होते हैं. इफ यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, उसमें सिस या फॉर्मिंग फेज होता है जो कॉन्वेक्स शेप का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पर होता है और वो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है. दूसरा फेज होता है ट्रांस या मेच्योरिंग फेज, दैट इज कॉन्वेक्स इन शेप एंड इट लाइज क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड प्रेजेंट होता है और ये मॉडिफाइड प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का या रिलीज करने का काम करता है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स एन इनफोल्डिंग और उस इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं. एंड दीज क्रिस्टे इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया, वेराज जो इनर कंपार्टमेंट फॉर्म होता है, जो अंदर का कंपार्टमेंट फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. सो क्रिस्टे के अंदर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो इनसाइड क्रिस्टे, ऑन क्रिस्टे देर आर प्रेजेंट F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स. क्रिस्टे पर F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं और इन F1 पार्टिकल में ATP को सिंथेसाइज करने वाली एंजाइम ATP सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होती है. वी से कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और उस ATP को बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? F1 पार्टिकल पे. So this is again important. Mitochondria are side of aerobic respiration. ऑक्सीजन का यूज करके किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कराना, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दे प्रोड्यूस सेल्युलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. एंड दे डिवाइड बाय फिजन. माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन के थ्रू फिजन के थ्रू डिवाइड करता है. नाउ टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट. प्लास्टिड सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और यूग्लिना में भी प्रेजेंट होते हैं. यूग्लिना में एक और भी लेयर प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है. नाउ जो प्लास्टिड्स है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं. क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन्स कैरोटीन और xanthophyll, और ये रेड, येलो, ऑरेंज कलर इम्पार्ट करते हैं टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. एंड ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स जो न्यूट्रिएंट्स या फूड का स्टोरेज करते हैं. लाइक अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, लायोप्लास्ट फैट का स्टोरेज करता है, एंड एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है. नाउ इन स्पेसिफिक अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, सो वेयर डू वी फाइंड क्लोरोप्लास्ट? दे आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स. लीव्स के जो मेसोफिल सेल होते हैं देयर दे आर प्रेजेंट, दे आर ऑब्जर्व्ड, एंड इनका जो नंबर होता है वो वैरी कर सकता है फ्रॉम 1 per cell to 20 to 40%. एक सेल में एक भी हो सकते हैं और एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं. लाइक क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल, वेरास मेसोफिल में देयर आर 20 to 40
क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर. So this one statement is important. Now क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन जितनी भी स्पेस को इनक्लोज करती है, we call it स्ट्रोमा. एंड स्ट्रोमा के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स. और वो थाइलाकॉइड्स जब एक साथ स्टैक हो जाते हैं तो वो पाइल्स ऑफ कॉइन बनाते हैं, जिसे हम ग्राना बोलते हैं. नाउ स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट्स इन थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करती है या ग्राना को कनेक्ट करती है आपस में. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल आर बेसिकली स्केलेटल स्ट्रक्चर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. अगर आप सेंट्रियोल को देखेंगे तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीलिया फ्लैजुला की जो बेसल बॉडी होती है वो फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल. एंड एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं. सो वंस वी आर स्टार्टिंग विद सेंट्रियोल, यू नीड टू नो कि एक्चुअली सेंट्रियोल करता क्या है. सो सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजुला की बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है. नाउ दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं और एक ऑर्गेनल फॉर्म करते हैं जिसे हम सेंट्रोजोम बोलते हैं. और हर सेंट्रियोल का सेंट्रोजोम के अंदर जो दो सेंट्रियोल हैं दोनों का ऑर्गेनाइजेशन इज कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये एक सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन है. सो सेंट्रियोल नेवर एग्जिस्ट इंडिविजुअली. सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल एक साथ परपेंडिकुलर पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं एंड दे फॉर्म एन ऑर्गेनल दैट इज सेंट्रोसोम. एंड इनका जो अपीयरेंस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है. नाउ अगर आप स्ट्रक्चर को ठीक से देखेंगे सो देयर आर 9 सेट ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स. पेरिफेरल मतलब आउटसाइड. बाहर प्रेजेंट 9 सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 सेट ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं. और ये पेरिफेरल फाइब्रिल ट्रिपलेट में प्रेजेंट है. ट्रिपलेट है 1 2 3 1 2 3 दे आर प्रेजेंट. ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं पिंक कलर के ये 9 सेट्स हैं और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है. नाउ दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. नाउ जो सेंट्रल पार्ट है वी कॉल इट हब और वो पेरिफेरल फाइब्रिल्स से एसोसिएटेड होता है, ये कनेक्टेड होता है बाय रेडियल स्पोक्स. तो और ये हब एंड स्पोक दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं. तो इन टोटल सेंट्रियोल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो प्रोटीनेशियस है. पेरिफेरल फाइब्रिल्स प्रोटीन के बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, रेडियल स्पोक्स प्रोटीन का बना है, हब भी प्रोटीन का बना है. आई एम रिपीटिंग, सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है? सीलिया फ्लैजुला की बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है. सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है. सेंट्रियोल एक्चुअली इंडिविजुअली कहीं प्रेजेंट नहीं होते हैं. सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर पोजीशन में एक ऑर्गेनल का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज सेंट्रोजोम और इनमें उनका अरेंजमेंट कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट होता है एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर. नाउ सेंट्रियोल में 9 सेट ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं. दीस पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स 9 सेट होते हैं और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड ये प्रोटीन्स के बने होते हैं. नाउ देयर इज अ सेंट्रल पार्ट जिसे हम हब बोलते हैं एंड दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन और ये पेरिफेरल फाइब्रिल से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स जो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं. So that was all about centriole. Now let's move and talk about lysosome. Lysosome was discovered by D. Dewey and it is formed by Golgi bodies. Don't forget कि Golgi body directly lysosome का formation करती है. Now lysosomes are rich in hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes वो enzymes हैं जो acidic pH पर काम करती हैं. They are active at acidic pH. Now hydrolytic enzymes के कुछ examples हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं. व्हाई डू वी कॉल इट सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? द रीजन बिहाइंड क्योंकि अगर एक्सीडेंटली सेल बर्स्ट कर जाएगा तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो सारा पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे. इफ एक्सीडेंटली लाइसोसोम बर्स्ट, अगर लाइसोसोम एक्सीडेंटली बर्स्ट कर जाता है तो उसमें प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे. That is why we call it suicidal bag of the cell. Now coming towards ribosome. Ribosome को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पैलेड ने, जॉर्ज पैलेड ने. That is why it is also known as Palade particle. And ribosome non-membranous है and they are made up of RNA and protein. Ribosome basically RNA और protein के बने होते हैं. See, it is made up of protein और ये प्रोटीन को ही सिंथेसाइज करता है. So इनका जो मेजर फंक्शन है ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं.
एंड खूब सारे राइबोसोम सिंगल एमआरएनए से अटैच होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीसोम्स बोलते हैं या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं. मेनी राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड दे फॉर्म अ चेन, एक चेन फॉर्म करते हैं एंड वी कॉल इट पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स. ये पॉलीसोम में प्रेजेंट जो राइबोसोम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस या ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं. ट्रांसलेशन मीन्स एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन. सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन. एज वी नो कि ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, हमने उसको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में बता दिया है कि पॉलीसोम में प्रेजेंट जो राइबोसोम है वो एमआरएनए का ट्रांसलेशन करते हैं इनटू प्रोटीन. Now, in prokaryotes 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है जिसके सब यूनिट्स है 50s एंड 30s. एंड यूकैरियोट्स में 80s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है जिसके सब यूनिट्स है 60s एंड 40s. यू डोंट हैव टू ऐड इट, प्लीज उसको एडिशन करके चेक मत करिएगा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी नॉट ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Now, nucleus. Nucleus is the control center of the cell. It was observed by Robert Brown. एंड न्यूक्लियस की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है ऐसे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, एक डेंस स्ट्रक्चर, और क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. सो ये दो चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं. सो द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. क्रोमैटिन को स्टेन किया था फ्लेमिंग ने बाय यूजिंग बेसिक डाइज. क्रोमैटिन मटेरियल को स्टेन किया था फ्लेमिंग ने बाय यूजिंग बेसिक डाइज. एंड डीएनए को स्टेन किया था फ्यूजन ने, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन. सो डीएनए को स्टेन किया था फ्यूजन ने यूजिंग फ्यूजन रिएक्शन एंड क्रोमैटिन को स्टेन किया था फ्लेमिंग ने यूजिंग बेसिक डाइज. नाउ जो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है दे आर द साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस. मींस न्यूक्लियोलस में आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है. नाउ कैन यू कोरिलेट कि आरएनए फॉर्म कर रहा है न्यूक्लियोलस और आरएनए किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? राइबोसोम का. तो जितना ज्यादा आरएनए, जितना ज्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा और जितने बड़े न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे उतना एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट कर रहा होगा वो सेल. आई एम रिपीटिंग व्हाट हैपेंस. न्यूक्लियोलस आरएनए की सिंथेसिस करते हैं और आरएनए राइबोसोम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. आरएनए ही राइबोसोम बनाता है. नाउ राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जितने ज्यादा न्यूक्लियोलाई सेल में प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा एक्टिवली वो सेल प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करेगा. That was the logic behind giving this statement that larger and more nucleoli are present in the cell, actively carrying out protein synthesis. नाउ कुछ मेच्योर सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है. मींस जब तक वो मेच्योर नहीं, ग्रोथ फेज है, तब तक उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लेटर मेच्योर स्टेज में उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है. सो फ्यू एग्जांपल्स आर मेच्योर आरबीसी ऑफ मेनी मैमल्स. मोस्ट ऑफ द मैमल्स की जो मेच्योर आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. एंड सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट, सीव ट्यूब में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, वो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस यूज करते हैं. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. नाउ अगेन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होने का रीजन क्या होता है? एक्चुअली आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट वो फैसिलिटेट करते हैं. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आरएनए और प्रोटीन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये न्यूक्लियर पोर्स. Now we'll talk about 9+2 arrangement. We'll talk about 9+2 arrangement of cilia and flagella. 9+2 arrangement, as you are able to see on your screen, this diagram. So cilia and flagella दोनों के लिए जो transverse section होता है या microtubules का arrangement होता है वो same होता है. सीलिया स्मॉल होते हैं और वो दे वर्क लाइक ओर्स. जो फ्लैजिला होते हैं वो लार्जर, वो बहुत लार्ज होते हैं साइज में एंड दे आर व्हिप लाइक. तो सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है. सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला आर लॉन्गर. एंड जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सीलिया और फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करते हैं देन वी गेट टू सी सम डिटेल्स. तब हमारे सामने कुछ डिटेल्स आते हैं. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दोज डिटेल्स. जब आप इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे देन यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन, दिस ग्रीन लेयर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो आउटसाइड से ये किससे कवर्ड होते हैं? दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड ये
ये जो पूरा कोर है, अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है कोर, वी कॉल इट एक्सोनीम. सो आउटसाइड दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनसाइड जो कोर है उसे हम बोलते हैं एक्सोनीम. और एक्सोनीम में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज ऑरेंज कलर्ड स्ट्रक्चर्स दैट यू आर एबल टू सी इन द एक्सोनीम या कोर, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल. नाउ देयर आर 9 पेयर ऑफ डबलेट्स. ये डबलेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल के केस में ट्रिपलेट्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं? डबलेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो 9 पेयर्स हैं ये भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो देयर आर 9 पेयर डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. सी, टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, जो बाहर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है वी कॉल इट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वी कॉल इट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये डबलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. यू कैन सी दे एग्जिस्ट इन 2. नाउ देयर आर हाउ मेनी सेट्स? देयर आर 9 सेट्स. सो देयर आर 9 पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रेडियली अरेंज्ड हैं. And there is a pair of central microtubule. So जो central microtubule है वो singlet के फॉर्म में appear हो रहा है, and जो peripheral microtubule है वो doublet के फॉर्म में appear हो रहा है. So peripheral microtubule के 9 set of peripheral microtubule present है. They are existing in the form of doublet. They are radially arranged and in the center are present a pair of central microtubules जो singlet की तरह appear कर रहे हैं. Now this type of arrangement is known as 9+2 arrangement. So that is 9+2. That is why we write 9+2, क्योंकि 9 peripheral microtubules doublet की तरह बाहर अरेंज हैं और 2 central microtubules singlet की तरह अंदर अपीयर कर रहे हैं. So 9 peripheral microtubules, 2 central microtubules. That is why we call it 9+2 array or 9+2 arrangement of microtubules. Now if you can observe, the central microtubules are connected by a bridge. ये जो central microtubules है ये आपस में एक bridge से connected हैं. This purple one is the bridge and they are enclosed by a central sheath. This pink colored sheath. So the central microtubules are connected to each other by a bridge and they are enclosed by a central sheath. और उन्हें enclose कौन कर रहा है, उन्हें cover कौन कर रहा है? They are enclosed by the central sheath. Whereas जो peripheral microtubules है वो किससे connected है? वो linkers से connected है. If you can see, there are linkers. So central microtubules are connected by a bridge. Peripheral microtubules are connected by linkers. And peripheral microtubules central microtubules से कैसे connected है? They are connected by radial spokes. If you can see, ये peripheral microtubule में extension है और ये radial spokes होते हैं. So I am explaining it to you again, the whole 9+2 arrangement. ये जो cilia और flagella का transverse section है, you'll see that they are covered by a plasma membrane. एक plasma membrane, ये जो green color की layer आपको दिखाई दे रही है. Then inside जितना भी structure है, जो core है, उसे हम axoneme बोलते हैं. And axoneme क्या contain करता है? Microtubules contain करता है. ये जो orange color का पूरा structure आपको दिखाई दे रहा है. Now अगर आप ठीक से देखें then you can see that there are 9 pair of peripheral microtubules. जो microtubules बाहर की तरफ present है वो peripheral है और जो अंदर present है वो central microtubules हैं. So 9 set of peripheral microtubule present है जो doublets के form में exist कर रहे हैं, दो हैं, पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड देयर आर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये सिंगलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में लिंक्ड हैं बाय अ ब्रिज और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में लिंक हैं बाय अ लिंकर. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को इनक्लोज करती है एक सेंट्रल शीथ एंड ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं बाय रेडियल स्पोक. So this was the whole 9+2 array or 9+2 arrangement. Now we'll talk about chromosomes. Inside the nucleus, if you've ever seen inside the nucleus, you might see कि जब nucleus interphase या non-dividing condition में होता है तो उसमें thread-like structures, chromatin fibers दिखाई देते हैं. Whereas when it enters the different stages of cell division, जब वो अलग-अलग cell division की stages को enter करता है, then these chromatin fibers, these thread-like structures, they undergo condensation और एक वो dense structure chromosome form कर देते हैं.
सो इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप न्यूक्लियस को नॉन डिवाइडिंग फेज यानी कि इंटरफेज में चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई देंगे. बट जब आप उसको मेटाफेज या कोई भी सेल डिविजन की स्टेज में ऑब्जर्व करेंगे, जिस टाइम सेल डिवाइड कर रहा होगा, देन यू विल नॉट सी क्रोमैटिन फाइबर्स. तब क्रोमैटिन फाइबर्स की जगह आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे, क्योंकि तब तक क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंसेशन करके एक डेंस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं. Now if you see chromosome, then chromosome जो है that is having a primary constriction at the centers. chromosome के center पे एक primary constriction है जिसे हम centromere बोलते हैं. and ये centromere chromosome के arms यानी कि chromatids, ये जो arms आपको दिखाई दे रहे हैं, they are chromatids. This is chromatid, this is the other chromatid. So centromere holds the chromatid in place and ये primary constriction ही centromere होता है. So I hope the general structure of chromosome is clear to you. So chromosome have a primary constriction or centromere on the side of which disc-shaped structures, kinetochores are present. So don't get confused between centromere and kinetochore. This is the centromere. तो इसी के side पे disc-shaped structures present होते हैं जिसे हम kinetochore बोलते हैं. And then क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम के आर्म्स को होल्ड करके रखता है. नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के बेस पे हम क्रोमोसोम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक में मिडिल पोजीशन पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म करता है क्रोमोसोम के. मेरा सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, थोड़ा सा मिडिल से आगे बढ़ जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन वन शॉर्टर आर्म एंड द अदर लॉन्गर आर्म. सो मेटासेंट्रिक में मिडिल सेंट्रोमियर है, इक्वल आर्म्स फॉर्म कर रहा है, इक्वल क्रोमैटिड्स फॉर्म कर रहा है. सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इट रिजल्ट्स इन वन लॉन्गर आर्म एंड द अदर शॉर्टर आर्म. Whereas acrocentric में जो centromere है that is situated close to the end. Now there is a difference, slightly away from the middle, but here towards one end, close to one end, एक end के थोड़ा सा close. So that is acrocentric जहाँ पे एक extremely short है और एक extremely long है. एंड टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनल पे आ जाता है, एकदम एक एंड पर आ जाता है. जब सेंट्रोमियर टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है देन वी कॉल इट टीलोसेंट्रिक. सो जहाँ पे टर्मिनल सेंट्रोमियर है टीलोसेंट्रिक, towards close to one end that is acrocentric, slightly away from the middle that is submetacentric, middle centromere metacentric. Now कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है. दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर. इन सम क्रोमोसोम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है. सो जो ये रीजन है बिटवीन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड टीलोमियर, एंड और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच में जो फ्रैगमेंट या रीजन है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं. और इस तरह के सैटेलाइट कंटेनिंग क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं. We designate them as satellite chromosomes. Now there is a term used that is semi-autonomous. What do you mean by semi-autonomous? Semi-autonomous वो structures होते हैं जिनके पास खुद का DNA और प्रोटीन होता है. एंड ऐसे हमारे साइटोलॉजी में 2 स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. Mitochondria and chloroplast together share few features. Both of them are double membrane bound. Both of them have a single circular DNA. And both of them have 70S ribosome. Now the point to note कि इनका जो राइबोसोम है ये membrane bound organelle है, ये यूकैरियोट्स में present होते हैं, तो इनमें 80S टाइप का राइबोसोम present होना चाहिए. But just see the exception, they are containing 70S type of ribosome. This is very important point. There are 2 semi-autonomous structures जिनका खुद का DNA होता है. Actually सेल के अंदर DNA सिर्फ न्यूक्लियस में present होता है, but माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल ऑर्गेनल्स है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल देम सेमी ऑटोनोमस. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.